अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, आपका फिर से खैर मकदम है। इस वीडियो के ज़रिए मैं आपके साथ हीट बजट ऑफ अर्थ के बारे में बात करना चाहता हूँ। हीट, पहले सबसे पहले हीट क्या है? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट तवानाई की एक शक्ल है। तवानाई यानी कि एनर्जी क्या है? एनर्जी वो एक चीज़ है जो किसी भी चीज़ में काम करने की सलाहियत उजागर करती है, काम करने की सलाहियत पैदा करती है। जब भी किसी चीज़ को एनर्जी दी जाए, तो उस चीज़ में काम करने की सलाहियत आ जाती है। इंसान जब खाता-पीता है, पानी पीता है, खाना खाता है, तो उसके अंदर एक एनर्जी पैदा हो जाती है और उसके बाद वो इंसान काम करता है। हमारा ये बल्ब जो है, जिससे रोशनी पैदा हो जाती है, जब हम इस बल्ब का बटन दबाते हैं, स्विच दबाते हैं, तो ये रोशनी देता है और ये रोशनी भी बुनियादी तौर पर उसी एनर्जी की एक शक्ल है। जब गर्मियाँ होती हैं, तो हम स्विच दबाते हैं, तो हमारे फैन्स ऑन हो जाते हैं या हमारे कूलर्स ऑन हो जाते हैं, हमारे एसीज़ ऑन हो जाते हैं, तो हमें सर्दी देते हैं और गर्मियों राहत देते हैं, तो वो में भी बुनियादी तौर पर एनर्जी होती है और वो काम करते हैं, ये काम कि हमें गर्मियों में सर्दी देते हैं, ताकि हम कामली अपने कमरों में रह सकें, सो सकें, खा सकें या पी सकें। तो ऐसे ही डिवाइसेस जब सर्दियाँ होती है, तो सर्दियों में जब उनका स्विच दबाते हैं, तो वो गर्मी देते हैं। खा वो हमारा सेंट्रली हीटिंग सिस्टम हो, या वो हमारे रेडिएटर हो, या वो हमारे ब्लोवर्स हो, या वो हमारे डिफरेंट हीटर्स हो, तो उनमें भी एनर्जी होती है, उनमें भी काम करने की सलाहियत होती है और वो काम क्या है कि वो हमें गर्मी फराहम करते हैं। तो सब चीज़ों से यही पता चला कि बुनियादी तौर पर एनर्जी उस चीज़ को कहते हैं, जब वो किसी चीज़ में आ जाती है, तो उसमें काम करने की सलाहियत आ जाती है, उसमें काम करने की सलाहियत बढ़ जाती है। जो हमारा सोलर सिस्टम है, जिसमें हमारी ज़मीन जो है एक मेंबर है, हमारे टोटल सोलर सिस्टम का जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जहाँ से सारी एनर्जी पैदा हो जाती है, वो सन है। अगर सन ना होता, तो हमारी ज़मीन पे गर्मी नहीं होती, गर्मी नहीं होती तो टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता, टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता तो एयर प्रेशर का डिफरेंस नहीं होता, एयर प्रेशर का डिफरेंस नहीं होता तो हवाएं नहीं चलती, हवाएं नहीं चलती तो हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं होती। यानी कि हमारे जो ये पेड़ है, पौधे हैं, ये सारे के सारे इसी हीट एनर्जी से उग जाते हैं और यही हीट एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तमाम तर एनर्जियों को जनाब आली पहुंचाती हैं और हमारी ज़मीन में एक उस्तवार सिस्टम, एक वो बैलेंस्ड सिस्टम, एक वो बैलेंस्ड निज़ाम पैदा करती हैं, जिससे हमारी ज़मीन के तकरीबन हर कोने में ज़िंदगी जो है वो आबाद है। तो अगर ये एनर्जी नहीं होती, तो हमारी ज़मीन जो है वो एक डेड प्लैनेट होता और यहाँ पे कोई ज़िंदगी ना एग्ज़िस्ट होती और न ज़िंदगी सस्टेन होती। तो ज़िंदगी के इस ड्रामे को कामयाब बनाने में इस एनर्जी ने बहुत ही ज़्यादा काम किया और ये सारी की सारी एनर्जी जो है वो बुनियादी तौर पर हमें सन से मैसर होती है। तो सन को भी ये एनर्जी जनाब आली इंटर सेटलर मैटर से मिली और वो इंटर सेटलर मैटर जो है वो इंटर गैलेक्टिक मैटर से पैदा हो गया। तो वो इंटर गैलेक्टिक मैटर जो है वो बुनियादी तौर पर उस सुपरनोवा से पैदा हो गया, जो आज से 12 से लेके 15 अरब साल पहले हुआ, जिसको हम बिग बैंग कहते हैं। तो वो बिग बैंग का धमाका जो है वो बुनियादी तौर पर कायनात की सारी एनर्जी को समेटे हुए था और वही एनर्जी कायनात के कोने कोने में आज पाई जाती है।
यानी कि सारी एनर्जी जो है वो बुनियादी तौर पर एक ही स्रोत से निकली, एक ही सरचश्मे से निकली, एक ही स्प्रिंग से निकली। यानी कि इस कायनात की तमाम तर चीज़ें बुनियादी तौर पर एक ही चीज़ से बन के पैदा हो गई। बहुत ही बड़ा फ़लसफ़ा है, तो उस पे हम लेकिन यहाँ बात नहीं करेंगे। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है हमारी ज़मीन का भी, वो हमारा सन है। तो जो हीट बजट बुनियादी तौर पर है, वो क्या है? जो हमारा सन है, जब ये हीट देता है तो ये रेडिएट करता है अपनी हीट को, चूंकि सन के अंदर तकरीबन तकरीबन 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस की तवानाई होती है, गर्मी होती है, टेम्परेचर होता है, डिग्री ऑफ हीट होती है 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस या 20 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत ही ज़बरदस्त है। और चारों तरफ से जब सन इस एनर्जी को रेडिएट करता है, इमिट करता है, तो हमारी ज़मीन तक भी उसका इंतहाई छोटा सा फ्रैक्शन पहुंच जाता है। चूंकि हमारी ज़मीन सन से तकरीबन औसतन एवरेजली 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, और हमारी ज़मीन इतनी छोटी है कि 13 लाख ज़मीन जब एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे तब एक सन बन जाएगा। तो हमारी ज़मीन सन के मुकाबले में बहुत ही छोटी सी एक शय है, एक चीज़ है, और सन से ये बहुत दूर है। इसलिए इस ज़बरदस्त एनर्जी का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो हमारी ज़मीन हासिल करती है। लेकिन इतना ज़बरदस्त ये हिस्सा भी, इतना ज़बरदस्त ये तवानाई है कि सारी ज़िंदगी जो है, सारी ज़िंदगी की चहल पहल जो है, सारी ज़िंदगी की जो रवा दवानी है, सारी ज़िंदगी की जो मधु जज़र है, सारी ज़िंदगी के जो उतारो चढ़ाव है, सारी ज़िंदगी की जो जावेदानी है, सारी ज़िंदगी की जो शक्ति है, सारी ज़िंदगी की जो तवानाई है, वो उसी एक छोटे से फ्रैक्शन में बसी हुई है जो सन से हमारी ज़मीन हासिल करती है। और वो एनर्जी जो सन देती है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, जो ये हीट है बुनियादी तौर पर ये ट्रांसफ़र होती है एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस तक। एक जनाब मोहतरम क्या कह सकते हैं, एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक, एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक, एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक ये एनर्जी जो है ये ट्रांसफ़र होती है। और उसके 3 तरीके हैं ट्रांसफ़र होने के। यानी कि हीट को हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ तक, या एक माध्यम से दूसरी माध्यम तक, हवा से पानी तक, पानी से ज़मीन तक, ज़मीन से वापस हवा तक, यू चूँकि डिफरेंट मीडियम्स हैं, डिफरेंट मीडिया हैं, तो इन मीडिया में जब ये हीट ट्रांसफ़र होती है उसके 3 तरीके हैं। एक जिसको हम कहते हैं रेडिएशन, दूसरा जिसको हम कहते हैं कंडक्शन, तीसरा जिसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। रेडिएशन किसको कहेंगे? वो ट्रांसफर ऑफ हीट जो डायरेक्टली सोर्स ऑफ हीट से उस जगह तक पहुंचता है जो जगह उस हीट को हासिल करती है। यानी कि जहां से हीट पैदा होती है वहां से डायरेक्टली उस जगह तक पहुंचती है जिस जगह को वो हीट चाहिए होती है। बीच में जितने भी माध्यम होते हैं, जितने भी मीडिया होते हैं, जितने भी मीडियम्स होते हैं, उनको वो तकरीबन अनछुए, छुए बगैर उस मीडियम तक पहुंच जाता है जिस मीडियम को उसको गर्मी देनी होती है। जैसे कि हमारा सन जो है, जब ये अपनी हीट को फेंकता है तो इसकी हीट जो है वो लहरों की शक्ल में, वेव्स की शक्ल में हमारी ज़मीन तक पहुंचती हैं। और वो वेव्स जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट वेव्स होती हैं, उनकी वेव लेंथ
बहुत छोटी होती हैं, उनके क्रेस्ट और क्रेस्ट का डिफरेंस या उनके ट्रफ और ट्रफ का डिस्टेंस जो है वो बहुत ही कम होता है। तो ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल फॉर्म ऑफ हीट वेव्स होती है जिनको हम शॉर्ट वेव रेडिएशन कहते हैं। और जो हीट हमारी ज़मीन तक सन की डायरेक्टली पहुंचती है उसको हम कहते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन, या जिसका मुखफ़फ़ या जिसका शॉर्ट फॉर्म इंसोलेशन है। इन यानी कि इन मीन्स अनकमिंग, इनकमिंग, सोल मीन्स सोलर, एशन मीन्स रेडिएशन, यानी कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन को ही इंसोलेशन कहते हैं। और ये डायरेक्टली हमारी ज़मीन तक जब पहुंचता है 15 करोड़ किलोमीटर जो है उसको डिस्टेंस को जो तय करके सीधे हमारे ज़मीन की परत पे, हमारी ज़मीन के क्रस्ट पे, हमारी ज़मीन के सतह पे पहुंचता है, तो ये सीधे हमारी ज़मीन के क्रस्ट को ही गर्माता है। बीच में जितनी भी स्पेस है या बीच में जितना भी एटमॉस्फेयर है उसके लिए ये एटमॉस्फेयर एक ट्रांसपेरेंट एजेंट की तरह होता है, एक जैसे कि एक खिड़की जैसी होती है जिस विंडो के जरिए से इस एटमॉस्फेयर को और स्पेस को अनछुए छुए बगैर सीधे हमारी ज़मीन को ही पहले गर्माता है। तो ये जब ज़मीन गर्माती है तो हम कहते हैं कि सन से ये रेडिएशन के ज़रिए हमारी ज़मीन की जो ऊपर वाली सतह है, परत है, जिसको क्रस्ट कहते हैं, वो इसी रेडिएशन से गर्म हो गई। उसके बाद दूसरा एक तरीका हीट ट्रांसफ़र का है जिसको आप कंडक्शन कहते हैं। कंडक्शन के मिसाल कैसे दी जा सकती है? हम एक आयरन के एक जो आयरन की एक रॉड है उसके एक टिप पे हम आयरन के रॉड की जो एक टिप है वो बुनियादी तौर पर किसी भी आग पे रखेंगे या किसी भी हीटिंग सिस्टम पे रखेंगे, तो आप अपनी ऊपर वाली जो रॉड की ऊपर वाली टिप है वो अपने हाथ से पकड़ेंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, आपको एहसास होगा कि गोया कि आपके उंगलियों तक ये हीट अब आ रही है और एक वक्त ऐसा होगा कि आपके हाथ को इतना ज़्यादा इसका एहसास होगा इस गर्मी का कि इस रॉड को आप अपने हाथ से फेंकेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो हीट जो है वो निचली वाली टिप से मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, एटम टू एटम ट्रांसफर होती गई और आखिरकार कुछ टाइम के बाद ये आपके हाथ तक पहुंच गई। तो ये मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ही ट्रांसफर होती गई इसी मीडियम के जरिए से और आखिरकार आपके हाथ तक पहुंच गई जहां आपके हाथ ने इसको महसूस कर दिया और उसके बाद आपने इस रॉड को फेंक दिया। तो जब ये मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल हीट ट्रांसफर होती है तो हम कहते हैं ये कंडक्शन ऑफ हीट है। जब हमारी ज़मीन सोलर रेडिएशन से, इनकमिंग सोलर रेडिएशन से, जो शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन होती है, हमारी ज़मीन की जो ऊपर वाली सतह क्रस्ट जब गर्म हो जाती हैं तो धीरे धीरे जो एटमॉस्फेयर के निचले लेयर्स होते हैं वो धीरे धीरे उनके मॉलिक्यूल्स भी उस गर्मी से कंडक्शन के ज़रिए से गर्म हो जाते हैं और रफ्ता रफ्ता वो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स को, ऊपर वाले लेयर्स को गरमाते हैं और एक ज़माना ऐसा आता है कि गर्मी ऊपर तक पहुंचती है, लेकिन एटमॉस्फेयर के निचले परतों में, निचले लेयर्स में ये गर्मी ज़्यादा होती है और जितना जितना हम ऊपर एटमॉस्फेयर में जाएंगे ये गर्मी उतनी कम होती जाती है। इसलिए हम कहते हैं द हायर वी गो द कूलर इट इज़, क्योंकि हमारी ज़मीन की जो ये एटमॉस्फेयर जो है, जो इसका ये एटमॉस्फेयर है, ये रेडिएशन से नहीं, ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन से नहीं, बल्कि ये कंडक्शन से हमारा एटमॉस्फेयर जो है ये गर्म हो जाता
जाता है तो इससे निचले वाले हिस्से जो एटमॉस्फेयर के हैं वो पहले ही गर्म हो जाते हैं, और जितना जितना खासकर जो एटमॉस्फेयर का निचला लेयर है जिसको ट्रोपोस्फियर हम कहते हैं, जहां पर तकरीबन हर एक मौसमी तब्दीली आ जाती है, जहां पे मौसम के हर रंग छाए जाते हैं, जहां पे हवाएं होती है, जहां पे बादल बनते हैं, जहां पे प्रेसिपिटेशन बनती है, जहां पे स्नोफॉल होती है, जहां पे विंड्स चलती है, जहां पे जनाबली रेनफॉल होती है, हेल स्टॉर्म्स होती है, हर एक चीज जो हमारे वेदर के इस सिस्टम में आते हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है आम तौर पे हमारे इस एटमॉस्फेयर के निचले वाले लेयर में ही होती है, और इसको हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ट्रोपोस का मतलब जो है मिक्स अप हो जाना, यानी कि निचली वाली जो हवाएं हैं जब वो गर्म हो जाती हैं वो ऊपर चढ़ जाती हैं, और ऊपर वाली सर्द हवाएं जो हैं वो नीचे आ जाती हैं, तो इससे मिक्सिंग ऑफ एयर हो जाता है, जिससे ये सारे फिनोमिना, जिससे ये सारे प्रोसेसेस, जिससे ये सारे अमले जो हैं जिसको हम वेदर की सूरत में देखते हैं, ये वेदर के तमाम तर एलिमेंट्स इसी से बनते हैं। लेकिन बहरहाल कंडक्शन के जरिए से पहले एटमॉस्फेयर के ट्रोपोस्फियर के निचले सतह जो है, परतें जो है, लेयर जो है वो गर्माते हैं, और धीरे धीरे ऊपर वाले परतें भी गर्म हो जाती है। लेकिन जितना जितना हम ऊपर चढ़ते हैं कंडक्शन की ताकत उतनी कम हो जाती है। रिजल्टेंटली हमारे ट्रोपोस्फियर में निचले वाले हवा की परतों में ज़्यादा गर्मी होती है, और जितना जितना हम ऊपर चढ़ते हैं उतना उतना हमारी हवा की परतें जो हैं वो उतनी उतनी कूल डाउन होती हैं। इसीलिए हम कहते हैं द हायर वी गो द कूलर इट इज। इसको हम अपनी लैंग्वेज में नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं, यानी कि वो रेट जिस दर से हमारी एटमॉस्फेयर जनाब आली सर्द होती जाती है। तो ये दर बुनियादी तौर पर हर 1 किलोमीटर के ऊपर चढ़ने से 6.5 डिग्री का औसत टेम्परेचर कम हो जाता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ श्रीनगर में 1585 मीटर पे हूँ, और आज के दिन का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब मैं देखना चाहता हूं जो शीशनाग है जो 3885 मीटर्स पे हाइट पे है, शीशनाग जहां से हम अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं, तो वो शीशनाग मेरे इस श्रीनगर से 2000 मीटर्स ऊंचाई पे ज़्यादा है, 2 किलोमीटर ज़्यादा ऊंचाई पे है। तो अगर मेरे यहाँ दिन का टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो शीशनाग का टेम्परेचर आज क्या होता? अगर नॉर्मल लैप्स रेट के जरिए देखा जाएगा तो 6.5 इंटू 2, क्योंकि 1 किलोमीटर 6.5 डिग्री कम करता है, तो 2 किलोमीटर 6.5 इंटू 2 डिग्रीज कम करेगा, यानी कि 13 डिग्री श्रीनगर से वहां का टेम्परेचर कम होगा दिन का। तो 28 को माइनस जब 13 करेंगे तो आज के दिन का टेम्परेचर जो है वो शीशनाग में 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता। लेकिन नहीं होगा, क्योंकि अभी भी शीशनाग में बहुत ही ज़्यादा बर्फ होगी। उसकी वजह से जब जनाब आली इनकमिंग सोलर रेडिएशन उस बर्फ पे पड़ती है, गिरती है, तो वो बर्फ जो है वो बहुत ही कम एब्जॉर्ब हीट को करता है और बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट वापस करता है। मिसाल के तौर पर बर्फ के पास जो रिफ्लेक्शन पावर है वो 90% है। इसका मतलब है अगर शीशनाग में अभी फुल्ली बर्फ होगी, अगर 15 डिग्री तक की भी गर्मी वहां पे आई होगी, लेकिन बर्फ ने 90% उस 15 डिग्री का वापस किया होगा, इसका मतलब ये है कि बुनियादी तौर पर वहां पे ज्यादा से ज्यादा 15 डिग्री का 10% गर्मी होगी, यानी कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए दिन में भी अभी भी आप वहां पे ठिठुराएंगे। और रात का टेम्परेचर चूंकि अगर यहाँ पे 16 डिग्री है तो वहां पे माइनस में पता नहीं -7 होगा,
-10 होगा, उसको कैलकुलेट करके इन तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो रिफ्लेक्शन जो इसकी या रिफ्लेक्टिव पावर जो बर्फ़ की है उसको हम कहते हैं एल्बीडो। तो हमारी ज़मीन का बुनियादी तौर पर जो एल्बीडो है, यानी कि ओवरऑल कितनी एनर्जी को ये वापस करता है जब ज़मीन के साथ ये टकराती है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, तो टोटली हमारी ज़मीन जो है औसतन 2% वापस फेंकती है जनाब आली स्पेस में उस एनर्जी को, और 98% एवरेजली इंसोलेशन जो है उसको एब्जॉर्ब हमारी ज़मीन करती है। बहरहाल इस चीज पे इसके बाद हम आएंगे। तो हम हीट बजट पे जब बात करते थे तो इंसुलेशन जो है, लेकिन मैंने कंडक्शन की बात की, तो जितना जितना ऊपर हम जाते हैं उतना उतना जनाब आली हमारे ट्रोपोस्फेयर में खासकर जनाब मोहतरम हीट कम हो जाती है। रिजल्टेंटली नॉर्मल लैप्स रेट जो है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो कायमो दायम रहती है। लेकिन उसके अलावा हमारे पास दो और लैप्स रेट्स भी है जो खासुल खास एयर पार्सल्स होते हैं। यानी कि आम तौर पे एयर पार्सल्स हमारे बादल जो होते हैं, बादलों का जो दर्जे हरारत का चेंज होना, टेम्परेचर का चेंज होना, वो आम जो हमारा एटमॉस्फेयर है उससे मुख्तलिफ है। अगर बादल फुल्ली सैचुरेटेड है, अगर वो ड्यू पॉइंट तक पहुंच चुका है, अगर उसमें वो सारी कैपेसिटी फिल हो गई है जितना कि बादल वाटर वेपर को ले सकता था, अगर उस बादल के सारे पोर्स जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद हो गए हैं, 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी अब उस बादल में है, हम कहते हैं ये बादल फुल्ली सैचुरेटेड है। और जो उसमें लेप्स रेट होगी उसको हम कहते हैं वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट। वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट यानी कि उस बादल में जो हरारत अंदर से होती है वो बाहर के एटमॉस्फेयर से ज़्यादा होती है, क्योंकि वो कंडेंसेशन पॉइंट पे पहुंच चुका होता है, उसने लिफ्टिंग कंडेंसेशन लेवल हासिल की होती है। और जब कंडेंसेशन वहां स्टार्ट होती है बादल के अंदर, जब वहां वाटर वेपर अब रेन पार्टिकल्स में चेंज होने स्टार्ट होते हैं, तो वहां से एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि कंडक्शन जो है वो कंडेंसेशन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और वहां गर्मी पैदा होती है। तो उस बादल को वो ज्यादा अंदर से गर्म रखे हुआ होता है, तो वो इस बादल को ज्यादा ऊंचाई देता है, वो गुब्बारे की तरह, हाइड्रोजन गुब्बारे की तरह ज्यादा ऊंचाई हासिल करता है। और उस जगह तब जब वो पहुंचता है जब रेन के ड्रॉपलेट्स इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि जो बायोंसी का फोर्स है जो उसको ऊपर लेता है इस कंडेंसेशन की हीट की वजह से, जब बायोंसी के फोर्स से ग्रेविटी का फोर्स बढ़ जाता है, यानी कि वो इतने बड़े पार्टिकल्स या रेन के ड्रॉप्स इतने बढ़ जाते हैं तो उसके जो बेस को वो पियर्स करते हैं, उसके बाद वो प्रिसिपिटेट होता है, उसके बाद वो प्रिसिपिटेशन देता है डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। तो किस हाइट पे उसने लिफ्टिंग कंडेंसेशन लेवल किस हाइट पे उसको मिल गई, या क्या कहते हैं रेनफॉल हो सकती है, या स्नोफॉल हो सकती है, या हेल स्टॉर्म हो सकता है। ये डिपेंड होता है कि बादल के अंदर का जो मिनी क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो क्या थी, और वो किन पार्टिकल्स को पैदा करती हैं, किन क्रिस्टल्स को पैदा करती हैं, उसी के एतबार से या तो वो आम तौर पे रेनफॉल देती हैं, या खासुल खास कभी हेल स्टॉर्म्स देती हैं, या खासुल खास कभी स्नोफॉल देती है। इसके अलावा वो बादल जो अभी ड्यू पॉइंट तक नहीं पहुंचे हैं, जो अभी कुछ पोर्स उनमें अभी बाकी हैं जिनमें वाटर वेपर अभी आ सकता है, हम उन बादलों की लैप्स रेट जब नापते हैं तो हम कहते हैं ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट है। ये एडियाबैटिक क्या है? एडियाबैटिक का मतलब है उस बादल में, उस एयर पार्सल में ना हम ऐड करते हैं हीट को, ना हम सब्ट्रैक्ट करते हैं हीट को, बल्कि वो एयर पार्सल बजाते खुद या तो हीट अप हो जाता है या वो कूल डाउन हो जाता है। अगर वो ऊंचाई प्राप्त करेगा, जितना जितना वो ऊंचा चला जाएगा उतना उतना जनाब आली वो सर्द होता जाएगा, और जितना जितना वो नीचे आएगा उतना उतना वो कम
कंप्रेस होगा, और जितना जितना बादल कंप्रेस होगा उतना उतना बादल के अंदर हीट बढ़ जाएगी। तो हम हीट ना ऐड करते हैं ना सब्ट्रैक्ट करते हैं बादल में, लेकिन फिर भी बादल के अंदर जो गर्मी है या वो बढ़ जाती है या वो घट जाती है। जब ऊंचाई प्राप्त करता है तो घट जाती है, जब नीचाई प्राप्त करता है कंप्रेस होके तो उस बादल के अंदर जनाब आली हीट बढ़ जाती है। तो इस हीट को जो विदाउट एडिशन और सब्ट्रैक्शन हीट बजाते खुद चेंज हो जाती है बादल के अंदर, एयर पार्सल के अंदर, हम उसको कहते हैं एडियाबैटिक हीट। ADIABATIC, एडियाबैटिक हीट। ये जनाब आली अगर ड्राई एडियाबैटिक हीट होगी उसका मतलब ये है कि अभी उस बादल में 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी नहीं है, उसके सारे पोर्स अभी वाटर वेपर से भरे नहीं हैं। अगर वेट एडियाबेटिक हीट हम कहेंगे या वेट एडियाबेटिक जनाब आली लैप्सरेट कहेंगे तो उसका मतलब ये है कि उस बादल के अंदर जनाब आली सुपर सैचुरेशन हो गई है, सारे के सारे पोर्स भर चुके हैं, 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, और ये बादल अभी बरसने वाला है, ये प्रिसिपिटेट होने वाला है। ये बादल जो है या तो रेनफॉल देगा या स्नोफॉल देगा या हेल स्टॉर्म देगा। बहरहाल, तो ये लैप्स रेट्स की तीन किस्में हैं जो बुनियादी तौर पर कंडक्शन से ही जनाब आली इनका दारमदार है कि यानी कि कितनी ऊंचाई ये हासिल करेंगे और उस ऊंचाई पे जो है उनकी जो जो टेम्परेचर की लेवल है वो ड्रॉप हो जाएगी। उसके बाद तीसरा जो जनाब आली ट्रांसफर ऑफ हीट का जो तीसरा तरीका है उसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। जो हमारे आम तौर पे घर में जो हमारे बॉयलर वाली जो मिट्टियाँ होती हैं जो जिनमें जनाब अली हम पानी रखा करते थे, और एक ज़माने में जब शायद बिजली नहीं हुआ करती थी तो नीचे से हम उनको ईंधन जलाते थे, फिर उसके बाद उनका नीचे वाला पानी जो है वो गर्म हो जाता था, वो गर्म पानी ऊपर चढ़ जाता था, ऊपर का सर्द पानी नीचे आ जाता था, फिर ये गर्मी का सिलसिला और ऊंचाई हासिल करना, ऊपर नीचे हासिल करना, ये वाटर जो था ये वाटर एनर्जी के समेत, वाटर एनर्जी और मैटर के समेत वाटर ऊपर चला जाता था और फिर नीचे आ जाता था, चला जाता नीचे आ जाता, चला जाता नीचे आ जाता, एक किस्म की सेल्स बनाता है। इनको हम कहते हैं कन्वेक्शन करंट्स, और इस ट्रांसफर को हम कहते हैं कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन सबसे जबरदस्त जनाब आली सोर्स है हीट ट्रांसफर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कंडक्शन से उतना ज्यादा जनाब आली हम कह सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह हीट ट्रांसफर नहीं होते हैं। कंडक्शन से सिर्फ वर्टिकल टेम्परेचर में एक डिफरेंस आते हैं, वर्टिकल कॉलम ऑफ एटमॉस्फेयर में डिफरेंस आ जाते हैं, लेकिन कन्वेक्शन के जरिए हीट एक जगह से दूसरी जगह फैल जाती है, कभी हीट की वेव के जरिए से, कभी जनाब आली कोल्ड वेव के जरिए से। इसलिए हम कभी कहते हैं गर्मियों में कि हीट वेव आ गई है, इसका मतलब है किसी दूसरे इलाके में उसने बुनियादी तौर पर जन्म लिया था उस एयर मास ने, और वो एयर मास आज हमारे सरजमीन पे आ गया, हमारे रीजन में आ गया, तो उन तमाम तर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आ गया, उन तमाम तर फिजिकल केमिकल कैरेक्टर्स के साथ आ गया, उस हीट के साथ आ गया, उस ह्यूमिडिटी के साथ आ गया, उस जनाब आली विंड वेलोसिटी के साथ आ गया। जब वो आता है तो अचानक हमारे मौसम में एक तब्दीली आ जाती है, तो गर्मी छा जाती है। ऐसे सर्दियों में जनाब अली हम कहते हैं कि लहर लहर छ आमत, वेव छ आमत, बुजुर्गन तो बचन वनो अंदर रोजुन। इसका मतलब यह है कि किसी दूसरी जगह, शायद लद्दाख में, शायद जनाब अली साइबेरिया में, शायद जनाब अली द्रास और पैंद्रास में एक एयर मास ने जन्म लिया, और फिर वो एयर मास वहां से निकल के आ गया और हमारे कश्मीर तक पहुंच गया, श्रीनगर तक पहुंच गया, तो श्रीनगर ने उस जबरदस्त सर्दी का एहसास श्रीनगर को हो गया, और श्रीनगर भी एक जबरदस्त सर्दी की लहर में जनाब अली उसकी चपेट में आ गया। एयर मासिस का मुझे यहाँ पे ये कहना है कि शिकागो में एक दिन गाड़ियाँ चल रही थी और बहुत ही आसानी से नॉर्मली गाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन 15 मिनट के अंदर अंदर तमाम तर गाड़ियों के शीशे जो है वो टूट गए। क्या हो गया? बुनियादी तौर पर जो पोलर एयर मास था, बहुत ही सरतरीन एयर मास, चूंकि अमेरिका में
ऐसे पहाड़ी सिलसिले नहीं है जैसे कि हमारे एशिया में, जिसको आप कहते हैं सेंट्रल एशियन ट्राइंगुलर माउंटेन बेल्ट, जिसमें हिमालय एक इंतहाई ऊंचा पहाड़ है। हिमालय के अलावा बहुत सारे पहाड़ हैं, खुरासान के पहाड़ हैं, एल्ब्रस के पहाड़ हैं, जनाब अली अल्ताई के पहाड़ हैं, तेनशान के पहाड़ हैं, कराक्रम के पहाड़ हैं, कुनलुन के पहाड़ हैं। तो ये सारे पहाड़ी सिलसिले जो है, हिंदू कुश के पहाड़ है, ये सेंट्रल एशियन ट्राइंगुलर माउंटेन बेल्ट को बनाते हैं। ये हमें जो नॉर्दर्न विंड्स हैं, सर्द तरीन हवाएं जो साइबेरिया से आते हैं, इनसे हमें बचाती हैं। तो वो एयर मासेस तकरीबन तकरीबन हमारे यहाँ तक पेनिट्रेट नहीं होते हैं। रिजल्टेंटली जिन लेटीट्यूड्स पे हम यहाँ रह रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ श्रीनगर में 34 डिग्री सेंटीग्रेड लेटीट्यूड पे रह रहा हूँ, फिर भी यहाँ पे सर्दियाँ उतनी ज़्यादा सर्द नहीं होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरा जनवरी का जो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर होगा, -12 से -15 डिग्री सेल्सियस तक माना गया है। लेकिन इसी लैटिट्यूड पे जब अमेरिका में देखा जाएगा, तो वहाँ -30 डिग्री सेंटीग्रेड भी टेम्परेचर चला जाता है 34 डिग्री लैटिट्यूड पे, क्योंकि कोई पहाड़ी सिलसिला नहीं है जो नॉर्दर्न विंड्स को, जो कनाडा से विंड्स आते हैं, जो पोल से ग्रीनलैंड से विंड्स आते हैं, उन विंड्स को रोक सके। और वो विंड्स अपने साथ बहुत सर्दी लाते हैं, तो वो पोलर कोल्ड एयर मासेस होते हैं। तो अमेरिका के मिड लेटिट्यूड्स में भी या लोअर लेटिट्यूड्स में भी बहुत ही ज़्यादा सर्दी पाई जाती है, और जिसके नतीजे में शिकागो में उस दिन 15 मिनट में तमाम तर गाड़ियों के शीशे टूट गए, क्योंकि मानिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड से -15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर खाली 15 मिनट में हो गया। यानी कि टेम्परेचर में 30 डिग्री सेंटीग्रेड की डिफरेंस जब 15 मिनट में आ गई, उससे जो सारे शीशे थे वो टूट गए गाड़ियों के। इस पे ज़्यादा फिजिक्स वाले आपको ये बयान कर सकते हैं कि इतने कम टाइम में जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो शीशे कैसे टूट जाते हैं। बहरहाल ये एयर मासेस होते हैं, ये बुनियादी तौर पर कन्वेक्शन के ज़रिए से, यानी कि वो एयर मासेस अपने साथ जनाबली एनर्जी और अपने मैटर को साथ लाते हैं, और अपने तमाम तर फिजिकल कैरेक्टर्स, टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को और बाकी तमाम तर चीज़ों को साथ लाते हैं। तो दूसरी जगह पर सोर्स रीजन से जब वो डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं, तो वो डेस्टिनेशन वाले इलाके जो हैं उनकी लपेट में आते हैं, उनके इसमें प्रकोप में आ जाते हैं, और उनका मौसम यकायक चेंज हो जाता है। तो ये 3 किस्म के ट्रांसफर ऑफ हीट हैं। रेडिएशन, जिससे इंसुलेशन है; कंडक्शन, जिससे वर्टिकल टेम्परेचर में जनाब आली एटमॉस्फेयर के फ़र्क होता है; और एडवक्शन या कन्वेक्शन, जिसके ज़रिए से हीट जो है वो एक रीजन से दूसरी रीजन तक ट्रांसफ़र होते हैं, जिससे हमारे ज़मीन में तकरीबन तकरीबन रीजन में हीट का एक बैलेंस रह जाता है। बहरहाल वो एक दूसरा सबक होगा जब हम जनाब आली हम क्या कह सकते हैं, जो वर्टिकल के अलावा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट है, उस पर जब हम बात करेंगे। अभी हम बुनियादी तौर पर बात कर रहे हैं हीट बजट ऑफ द अर्थ। अब मैं इस पे आता हूँ। मिसाल के तौर पर 100 यूनिट्स जो है वो हमारे सन से आ गए, हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर वाली परत तक पहुंच गए। 100 यूनिट्स ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द सन। अब क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में क्लाउडीनेस हमेशा होती है। तो क्लाउड्स क्या करते हैं, जब वो हीट टकराती है क्लाउड से, क्लाउड्स उस हीट को स्कैटर करते हैं, वापस फेंकते हैं, हमारी ज़मीन तक नहीं पहुंचते हैं। तो क्लाउड्स के ज़रिए 27% जो है, या 27 यूनिट्स जो हैं, वो हमारी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाते, ऑलरेडी वो वापस स्पेस को देते हैं। फिर उसके बाद 6% जो है वो बुनियादी तौर पर जो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर है, जो दूसरी परत है हमारे एटमॉस्फेयर की, जिसमें हमारा ओजोनोस्फीयर है। ओजोनोस्फीयर में कुछ ऐसे जनाब आली वेवलेंथ के पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे स्ट्रोपोस्फीयर से आने से पहले ही उस हीट को, उस जनाब आली इंसुलेशन को वापस फेंकते हैं। तो वो 6% रेडिएट करता है हमारा अपर एटमॉस्फेयर। तो 6 यूनिट अपर एटमॉस्फेयर वापस रेडिएट करता है। 27 यूनिट जो है वो हमारे बादल जो हैं, क्लाउड जो हैं, वापस फेंकते हैं। तो हो गए 33 यूनिट्स। उसके अलावा जनाब मोहतरम, जो हीट हमारे इस
क्या कहते हैं क्रस्ट तक पहुंचते हैं, उसका जनाब अली 2% चूंकि एल्बीडो है, तो एल्बीडो के ज़रिए से जनाब मोहतरम वो वापस फेंका जाता है। तो 2% वो हो गए, तो हो गए जनाब आली 33 और 2 हो गए 35 यूनिट्स। उसके अलावा हमारा एटमॉस्फेयर जो है, खासकर जो हमारा ओजोनोस्फीयर जो है, वो लेयर जो हमारे स्ट्रेटोस्फीयर का सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है, वो जनाब मोहतरम तकरीबन तकरीबन 14% हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो वो एटमॉस्फेयर में ही रखता है। तो 14 यूनिट्स वो हो गए। उससे पहले 35 यूनिट्स हमने गिने थे, 2 यूनिट्स एल्बीडो के, 27 यूनिट्स जो स्कैटर करते हैं जनाब आली क्लाउड्स, तो हो गए 29। 6 यूनिट्स जो जनाब आली अपर एटमॉस्फेयर वापस भेजता है, तो हो गए जनाब आली हमारे क्या कहते हैं 29 और 6 35। और 14 यूनिट जो हैं वो ओजोनोस्फीयर जनाब आली एब्जॉर्ब करता है, तो हो गए 49 यूनिट्स। 49 यूनिट्स पहले ही हमारे क्रस्ट तक तकरीबन नहीं पहुंचते हैं। 100 यूनिट्स में से खाली हमारे क्रस्ट तक 51 यूनिट्स पहुंचते हैं। यानी कि जो आज हमारे ज़मीन का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर हमारा अर्थ में एटमॉस्फेयर नहीं होता, जो एटमॉस्फेयर आज हमारी अर्थ के पास है, तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर तकरीबन तकरीबन एवरेजली 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता, क्योंकि 50% तकरीबन हमारी क्रस्ट तक वो एनर्जी नहीं पहुंचती है जिसको एटमॉस्फेयर या तो एब्जॉर्ब करता है या रिफ्लेक्ट बैक करता है। और अर्थ के जो हमारे बड़े बड़े आइस शीट वाले इलाके हैं, ग्रीनलैंड जैसा, एंटार्क्टिका जैसा, या जो हमारे पहाड़ी इलाकों पे जो हमारे वैली ग्लेशियर्स या माउंटेन ग्लेशियर्स या एल्पाइन ग्लेशियर्स हैं, वो इसको रिफ्लेक्ट वापस करते हैं, वो 2%। तो ये 49 यूनिट्स जो हैं वो हमारे क्रस्ट को कोई गर्मी नहीं बख्शते हैं, इसलिए हमारे क्रस्ट तक खाली 51 यूनिट्स पहुंचते हैं। उसके बाद हमारा क्रस्ट धीरे धीरे एटमॉस्फेयर को गर्माता है, और उसी एटमॉस्फेयर की गर्मी को हम थर्मामीटर के ज़रिए से नापते हैं। वो एटमॉस्फेयर की गर्मी होती है जो हम कहते हैं कि दिन का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर क्या रहा और रात का कम से कम टेम्परेचर क्या रहा, या 24 घंटे का टेम्परेचर क्या रहा। ये टेम्परेचर हमारे एटमॉस्फेयर का होता है, और ये एटमॉस्फेयर जो है इन्हीं 51 यूनिट्स के ज़रिए से इस एटमॉस्फेयर को गर्मी मिलती है। इसके बाद क्या होता है, चूंकि वहां से इंसोलेशन जो है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन होती है, इसलिए हमारा एटमॉस्फेयर का एक छोटा हिस्सा यानी कि 14% जनाब आली एटमॉस्फेयर उस शॉर्ट वेव जो रेडिएशन है उस स्पेक्ट्रम को, उसके 14% को एब्जॉर्ब करता है। वरना बाकी जो है या तो क्लाउड्स की वजह से या उन पार्टिकल्स की वजह से जो उनको रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, उनकी वजह से वो एनर्जी हमारे इस ज़मीन के क्रस्ट तक नहीं पहुंचती है। वरना एटमॉस्फेयर के पास खाली इतनी वो विंडो है या ओपैकनेस है जो जनाब आली 14% ऑफ द इंसोलेशन को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जब हमारी जमीन गर्म हो जाती है और ये वापस रेडिएशन देती है, ये इमिट रेडिएशन को करती है, तो ये लॉन्ग वेव रेडिएशन देती है। सन शॉर्ट वेव रेडिएशन देता है, जमीन लॉन्ग वेव रेडिएशन देती है। इस लॉन्ग वेव रेडिएशन को हम टेरिस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं, और ये लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है। और हमारे एटमॉस्फेयर में इसके लिए अच्छी खासी ओपेकनेस होती है, एटमॉस्फेयर इसको एब्जॉर्ब करता है, और तकरीबन तकरीबन इस लॉन्ग वेव रेडिएशन का 34 यूनिट जो हैं, जो 51 यूनिट्स हैं, उसमें से 34 यूनिट्स एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करता है। और बाकी जो 17 यूनिट्स 51 यूनिट्स में बच जाते हैं, वो सीधे जनाब आली उसके लिए एटमॉस्फेयर विंडो प्राप्त करता है, फराम करता है, वो सीधे स्पेस में चले जाते हैं। फिर हमारे एटमॉस्फेयर में इनकमिंग सोलर रेडिएशन का
14% और आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का 34% रह जाता है, जिसकी वजह से 48 यूनिट्स हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ही काफ़ी टाइम तक रहता है, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन जल्दी सर्द नहीं होती। अगर ये एब्जॉर्प्शन पावर हमारी ज़मीन के एटमॉस्फेयर के पास नहीं होता, तो हमारी ज़मीन बहुत ही जल्दी इस हीट को खोता और हमारी ज़मीन की जो क्यूमुलेटिव हीट होती वो बहुत ही कम होती, जिस पे शायद लाइफ पॉसिबल नहीं होती, लाइफ सस्टेन नहीं होती। और फिर धीरे धीरे ये 48 यूनिट भी धीरे धीरे ये वापस फेंकता है ये एटमॉस्फेयर, और फिर ये वापस चला जाता है स्पेस में, और इस वजह से एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। जो 100 यूनिट्स हमने प्राप्त किए थे वो कैसे जनाब आली वापस जनाब आली बैक हो गए स्पेस में, और हमारी ज़मीन का ओवरऑल टेम्परेचर जो है न ये बढ़ता है न ये घटता है, बल्कि ये एक जनाब आली लेवल पे रहता है, एक जनाब आली बैलेंस पे रहता है। जितने यूनिट से हासिल करता है उतने यूनिट से फिर वापस देता है। फिर से इसकी समरी में कहूँगा, ये 100 यूनिट जो हमारा सन देता है उसमें से 27 यूनिट जो स्कैटर करते हैं बादल, 6 यूनिट स्कैटर करते हैं एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स, 2 यूनिट्स वापस फेंकते हैं एल्बीडो के जरिए से हमारे जो ये मैदान है बर्फ के। तो ये हो गई जनाब अली 35 यूनिट्स। उसके अलावा एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन के 14 यूनिट्स, तो हो गए 49 यूनिट्स। 49 यूनिट्स तो वापस चले जाते हैं। उसके बाद जनाब अली 51 यूनिट जो है वो हमारे अर्थ के सरफेस तक आते हैं, और हमारे अर्थ के सरफेस के ये 51 यूनिट्स में से 34 यूनिट जो हैं जो आउटगोइंग रेडिएशन की वजह से, लॉन्ग वेव रेडिएशन की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर उसको एब्जॉर्ब करता है। तो ये 34 यूनिट्स इनकमिंग 14 यूनिट्स के साथ मिल जाते हैं, तो ये 48 यूनिट्स हमारे एटमॉस्फेयर में ही रहते हैं। और जो बाकी 17 यूनिट्स होते हैं अर्थ के जो क्रस्ट जो लेता है वो सीधे डायरेक्टली जनाब आली उनके लिए एटमॉस्फेयर एक विंडो फराहम करता है, और रिजल्टेंटली वो स्पेस में चले जाते हैं। और ये 48 यूनिट जो एब्जॉर्ब होते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन और आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के, वो बहुत वक्त तक हमारे एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में गर्मी कायम व दायम रहती है, और फिर धीरे 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 उसको वापस करता है। लेकिन ये सिलसिला फिर जारी होता है, फिर ये सिलसिला जनाब अली कंप्लीट होता है, लेकिन ये सिलसिला कंटिन्यूअस है, ये अनथक है, ये विदाउट एनी एंड है, ये कंटिन्यूअस सिस्टम है। तो इसके ज़रिए से हमारी ज़मीन जो है इसमें एक हीट की बैलेंस रहती है। तो ये हमारी ज़मीन का हीट बजट है, यानी कि कितना ये हासिल करती हैं और कितना ये वापस देती हैं, और उतना टाइम तो लगाती है जिससे ज़िंदगी कायम व दायम रहे। तो इसे पैमाने इमरोज़ व फरदा से न नाप, जाविदां हरदम जवां पे हम दवा है ज़िंदगी। तो यहाँ पे मैं आपको छोड़ता हूँ इस उम्मीद के साथ कि वीडियो को बार बार देखोगे, उसके बाद ही आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ो नाज़िर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।